आपका सरकारी खजाना नहीं भरा तो क्या क्या दिक्कत हो गई? यानी इन्होंने प्रदेश को चूना लगाया है, ये अरबों रुपए का चूना लगा दिया है इन्होंने। अगर इस तरह के लुटेरे अधिकारी इन विभागों में ना बैठे हों तो हमारे पास पैसे की कोई कमी थोड़ा है। खनन कारोबारी, शराब कारोबारी, ये सारे भाजपा में जाके वहां घुसे हुए हैं। खनन का जब भी आप टेंडर निकालते हैं तो मुझे लगता है कि असंख्य खरीदार मिलेंगे आपको। बिल्कुल मिलते हैं, हर किसी की रुचि होगी। बिल्कुल यहाँ पे इतना मुनाफा है, जिस काम में इतना मुनाफा है, इतना मुनाफा है जिस काम में, वहां पे कोई टेंडर में कोई भाग ही नहीं लेता है। बिल्कुल, वो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे इसमें क्या होता है। जब टेंडर प्रक्रिया होती है तो वो 2 स्टेज में होती है। खनन वाली स्पेशल आप बात कर रहे किसी भी चीज़ की टेक्निकल और फाइनेंशियल बिड होती है, आपको पता ही है। पहले तकनीकी रूप से आपकी योग्यता का आकलन किया जाता है कि आप योग्य हैं, जो टर्म्स कंडीशन है, आप टेक्निकली फिट हैं कि नहीं है। दूसरा, आप उसके लिए भुगतान करने की स्थिति में है कि नहीं है। तो कई लोगों तो टेक्निकल बिड में बाहर कर दिया, किसी को बोल दिया कि तुम्हारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट सही नहीं है, तुम्हारा जो स्थायी निवास मूल निवास प्रमाण पत्र है उसमें कुछ कमी है। इस तरह से जानबूझकर किया जाता है, आपको लगता है तकनीक हमें होती ही है। उन्हीं लोगों के द्वारा ये डाटा हमें प्रोवाइड किया गया। अच्छा, जिन लोगों को बाहर कर दिया गया है, मूल निवासियों को, जो भाजपा से संबंध नहीं रखते थे, वो अन्य दल से संबंध रखते थे, वो भाजपा ही नहीं थे, उनको जान ऐसा तो नहीं इसमें यूकेडी वाले भी थे जिनको टेंडर नहीं मिला। वालों के पास तो पैसे ही नहीं है, कहाँ से? हमारे पास अगर खनन कारोबारी हमारे पास आ जाएं तो हमारा तो थोड़ा बहुत पैसा तो हमारी पार्टी के पास होता। हमारे यहाँ तो सीधे सच्चे लोग हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, कोई वकील है, कोई पत्रकार है, कितना पैसा होगा हमारे पास? खनन कारोबारी, शराब कारोबारी, ये सारे भाजपा में जाके वहाँ घुसे हुए हैं, क्योंकि वहाँ संरक्षण है। कुछ भी करिए, कोई कार्रवाई नहीं होनी है, और उसका हिस्सा जो है पहुंचाइए सरकार तक। तो ये आसान भाषा में बता दीजिए, जो मैंने आपकी बात एक रखी अपने दर्शकों को। मैं आसान शब्दों में बता देता हूँ कि ये जो खनन के पट्टे हैं, ये 5 हेक्टेयर से कम के हैं। 5 हेक्टेयर से कम के पट्टे हैं, 81 पट्टे हैं, पूरे प्रदेश भर के हैं ये। इसमें चंपावत डिस्ट्रिक्ट नहीं है, अन्य जनपदों के मुख्यमंत्री धामी का जो क्षेत्र है चंपावत, जहाँ से वो विधायक भी है, वो क्षेत्र शामिल नहीं है। वो चंपावत छोड़ा गया है, शायद जानबूझ के छोड़ा गया होगा कि कम से कम ये ना कहा जाए कि उनके गृह जनपद में भी हो गया ये, तो ऐसा भी संभव है। इसमें चंपावत मुझे नजर नहीं आया। बहरहाल ठीक है, बाकी 12 अन्य 12 जनपद हैं, उसके 81 पट्टे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आरबीएम की जो बेस प्राइस है उसका, वो 7 रुपये कुंटल है। मिट्टी जो है, जो घर की खेत की मिट्टी है, उसका 5 रुपये कुंटल है। तो आप ये समझ सकते हैं कि 7 रुपये कुंटल जो है वो मिट्टी के भाव ही हो गया लगभग, वो तो फ्री है। तो ये सरकारी जो खनन की नियमावली है उसके अनुसार आपने 7 रुपये से ऊपर बेचना है, इसीलिए टेंडर आमंत्रित मिनिमम प्राइस है ये। इस पर टेंडर खोला जाएगा और इसके ऊपर जितनी भी बोली लगेगी सबसे ऊंची बोली वाले को दे दिया जाएगा। लेकिन खेल इसमें क्या हुआ है कि 7 रुपये में ही 30 से ज्यादा पट्टे जो हैं रेवड़ियों की तरफ बांट दिए गए हैं। मतलब मिनिमम प्राइस में खोले, मिनिमम में ही 30 से ज्यादा। आशुत, कहीं ऐसा भी हो सकता है ना, आपको लगता नहीं है कि हो सकता खरीदारी ना मिलाओ? नहीं, वो सारे पेपर्स मेरे पास हैं, बाकायदा लोगों ने अप्लाई किया है। किसी को टेक्निकल बिड में बाहर किया, किसी को फाइनेंशियल बिड में बाहर किया। और फाइनेंशियल बिड का क्या आधार होता है? फाइनेंशियल बिड का आधार यह है कि आप अपना वो दिखाएंगे, क्षमता दिखाएंगे फाइनेंशियल, क्या आपके एसेट्स हैं, आपने पूर्व में जो काम किया है उसका आपको डाटा देना होता है कि आपने पूर्व में कोई काम किया है तो उसका आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लाइए, कहाँ कहाँ आपने कितना भुगतान, वो सारे आपका जो है रिकॉर्ड पूरा जो है ITR वगैरह सारी खंगाली जाती है कि आप सक्षम हैं भी कि नहीं। ऐसा नहीं कि आप पट्टा ले लें और फिर भुगतान ना कर सके। तो ये सारी चीज़ें उसमें चेक होती हैं। बहरहाल हम उन टेंडर प्रक्रिया को तो चलिए जो भी हुआ, लेकिन हमारा ये कहना है कि 7 रुपये में आप जो है इतने सारे पट्टे आपने बांट दिए। और दूसरा पहलू इसमें यह है कि अगर कोई मूल निवासी का खेत नदी किनारे है और उसके खेत में नदी का आरबीएम बह के आ गया, तो उसकी रेता बजरी कंकड़ सब ये आ गया। अब वो सोच रहा है कि भाई इसको मैं बेच के कुछ पैसा कमा लूं, तो उसको सरकार को 14 रुपए कुंटल के हिसाब से पे करना पड़ेगा। अच्छा, ये मेरे खेत में आ रखी है मिट्टी बह के, ये आरबीएम बह के आ रखा है। हाँ। मैं उसे बेचना चाहता हूं तो पहले मुझे सरकार से खरीदना पड़ेगा 14 रुपए के हिसाब से, और फिर सरकार 7 रुपए बेच देगी उसे, और फिर उसे 7 बेच देगी। यही है मतलब। ये आपको संभव लगता है कि हमसे तो मतलब 14? आशुत कह रहे हैं कि 14 रुपए पर क्विंटल आप खरीदती है सरकार और उसे भी 7 रुपए बेच देती है, वो भी टेंडर निकाल के। आप समझिए ना, और टेंडर के भी खर्चे हैं। बाजार का मूल्य बता रहा हूँ आपको, 50 रुपए कुंटल है बाहर, 50 रुपए मार्केट, 50 रुपए मार्केट पर आप जाके पता करिए, 50 रुपए कुंटल जो है आरबीएम बिक रहा है खुला। और हम तो उसको भी नहीं मानते, हमने तो एवरेज निकाल के 30 रुपए माना है कि चलो 30 रुपए कुंटल के हिसाब से। 7 रुपए कुंटल जो निकालेगा, 50 रुपए बेचेगा, वो भी तो अपना कुछ मुनाफा दिखता होगा कुछ। वो तो उसको तो देखिए ना कितना जबरदस्त मुनाफा उसको हो रहा है।
कहाँ 7 रुपये और कहाँ 50 रुपये। वो तो पर कुंटल 40 रुपये कमा रहा है, उससे ज़्यादा कमा रहा है। तो उस 40 रुपये में से वो कुछ जो है सरकार को पहुंचा देगा, तो फिर क्या दिक्कत हो रही है? आपका सरकारी खजाना नहीं भरा तो क्या क्या दिक्कत हो गई? आपको तो फायदा हो गया ना। उस फायदे का हिस्सा आपने सरकार को दे दिया, धामी साहब को पहुंच गया, या इनके जो ये भ्रष्ट अधिकारी हैं इनको पहुंच गया, तो फिर क्या दिक्कत है? ये चोरी छुपे ये खेल चल रहा था, और इसका खुलासा उन्हीं लोगों ने करवाया है जो लोग इससे पीड़ित हैं, जो टर्म्स कंडीशन फुलफिल करते थे। बड़ी बोली लगा रही जिन्होंने, बोली बड़ी अच्छा, लगाई। अभी कह रहे 7 रुपए से ज्यादा देने को उन्होंने तैयार कहा, थे। हम तो 30 रुपए देंगे। सरकार ने कहा 7 रुपए में देंगे, नहीं, लोग हम तो बेचेंगे। 7 रुपए में बेचेंगे साहब, 30 रुपए वाले या को कह नहीं रहे देंगे। हाँ, 30 रुपए वाले को नहीं देंगे, 20 रुपए वाले को नहीं देंगे, हम तो साथ में सस्ते में बेचेंगे जी। तो क्या ये धर्मशाला खोली हुई है उत्तराखंड सरकार ने, धामी गवर्नमेंट ने, कि खनन जैसा जो राजस्व का इतना बड़ा केंद्र है, इतना बड़ा संसाधन है, उसमें ऐसी आप लूट खसोट मचा तो रहे हो? इसे क्या कहेंगे आज? तो इसे अवैध खनन तो नहीं कहेंगे, ये तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का मामला। अवैध तो नहीं, सीधा सीधा भ्रष्टाचार है। अवैध खनन तो नहीं है ये। नहीं, अवैध खनन नहीं है ये, सीधा सीधा जो खनन विभाग है उत्तराखंड सरकार का, उसके जो अधिकारी हैं, और क्योंकि ये मंत्रालय मुख्यमंत्री धामी जी के पास है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि इतनी बड़ी लूट हुई और उन्हें कुछ पता नहीं चला। इसलिए आप सवाल उठा रहे हैं। इसलिए हम सवाल उठा रहे हैं कि या तो वो जो है इसमें सीबीआई जांच की संस्तुति करवा दें, एसआईटी जांच की संस्तुति करवा दें, इन लोगों को जो है ये तत्काल सस्पेंड होने चाहिए, नौकरी से बर्खास्त होनी चाहिए, जेल के पीछे जाने। इन्होंने प्रदेश को चूना लगाया है, ये अरबों रुपए का चूना लगा दिया है इन्होंने, और ये तो हम 1 साल का निकाल के लाए हैं अभी। अब ये न जाने कब से कर रहे थे, ये न जाने कब से कर रहे थे, 23-24 से पहले इन्होंने क्या किया। और ये 5 साल का पट्टा है। अभी अगर धामी जी अभी भी चाहें तो इन पट्टों को निरस्त कर सकते हैं। अभी तो 2 साल का ही लॉस हुआ है, ये अभी 2 तो साल 25 का चल रहा है, और ये पूरा 5 साल तक के लिए अभी पट्टा 3 दिया साल गया। बचे हैं। अभी भी दोबारा से इनको निरस्त करके दोबारा टेंडर प्रक्रिया अपना के जो है पैसा बचाया जा सकता है। अच्छा, ये 7 रुपए का जो आप रेट बता रहे हैं, जो दिया गया है, जो आप मार्केट वैल्यू बता रहे हैं 50 रुपए जो भी है, ये आप 2 साल पुराना वैल्यू बता रहे हैं मार्केट रेट, या आज का मार्केट रेट? नहीं, ये भी सवाल हो जाता है क्योंकि 2 साल पहले 7 रुपए तो पट्टा लिया देखिए गया है। फिक्स है, ये तो ये आज भी वही रेट है, ये आज भी वही है सरकार द्वारा, ये और 2 साल पहले भी वही रेट था। वही था। तो ये मतलब तो साथ में चल रहा है। महंगाई बढ़ गई, लेकिन खनन का जो है सरकार के लिए नहीं बढ़ रही है, रेट नहीं बढ़ा है। सरकार फ्री में बांटना चाह रही है चीजों को, रेवड़ी की तरह ब्लैक गोल्ड को बांटना चाह रही है। क्यों बांटना चाह रही है? ये ब्लैक गोल्ड कह रहे हैं, लेकिन ब्लैक गोल्ड भी कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि इस गोल्ड का कोई खरीदार नहीं मिल रहा है। तो धामी जी को नहीं मिल रहा है ना, धामी साहब को नहीं मिल पा रहा है। तो अब क्यों नहीं मिल पा रहा है, यही हमारा सवाल है कि आपको क्यों नहीं मिल रहा है? अच्छा, एक सवाल मेरा और है, जी जी, ये 80 से ज्यादा पट्टे, 80-81 जो पट्टे दिए गए 2 साल पहले, इसमें से आप कह रहे हैं 31 पट्टे जो हैं वो इस तरह से दे दिए गए। जो मिनिमम, जो टेंडर का जो मिनिमम प्राइस था उसी पे 7 रुपए पर क्विंटल, मिनिमम प्राइस में ही निकल गए सारे। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए आप सवाल उठा रहे हैं कि ऐसा कैसे संभव है कि ब्लैक गोल्ड खरीदने के लिए कोई आ रहा है कोई और नहीं मिल रहा आपको, कोई खरीदार नहीं मिला आपको। हाँ, यही सवाल। लेकिन जो बाकी पट्टे जो बच गए 30 के अलावा, जो बाकी पट्टे बच गए 50 पट्टे करीब, इन 50 पट्टों में की क्या 50 में भी कोई स्थिति वही है, कोई 1 रुपए ज्यादा है, कोई 8 रुपए है, कोई 9 रुपए है, सारे के सारे 10 रुपए से नीचे है। यानी अब सारे के पट्टे जो निकले हैं, दिए गए हैं वो सरकार, औने पौने में। आप सबको ही कटघरे में ये खड़ा कर रहे हैं। एवरेज जो हमने इसमें औसत मूल्य जो निकाला है वो 9-9.5 रुपए के आसपास निकला है। जो सारा भी हमने एवरेज निकाल दिया कि कहीं थोड़ा ऊपर भी दिया होगा, तो वो भी 9-9.5 से ऊपर नहीं गया है। मतलब 7 रुपए, 2 रुपए ऊपर आपने सारा बेच दिया। और 14 रुपए में खुद आप जो है, हम आपको आपसे खरीदना चाहें तो 14 रुपए में आप मूल निवासी से खरीद रहे हैं और बेच दे रहे हैं उसको 7 रुपए में, 9 रुपए में। तो ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया गया है। अच्छा, मूल निवास से मेरा क्या था, मूल निवासी की चर्चा बड़ी चलती है। मूल निवास जब एक शब्द आता है तो कहीं ना कहीं एक आंदोलन सबके मन मस्तिष्क में आ जाता है। मूल निवास की तो परिभाषा सरकार ने दी नहीं है, बोला कि स्थायी निवासी की परिभाषा है। तो ये मूल निवासी आप जो बीच बीच में डाल रहे हैं, ये क्या है? आप कुछ बता रहे थे कि कुछ हेक्टर को लेकर कि वो मूल निवासी को ही पट्टे दिए जाएंगे, वो क्या है, वो बता दीजिए दर्शकों को। इसमें ये हुआ है कि पहले ये छोटे पट्टे भी हमारे लोगों को, जो उत्तराखंड के हमारे मूल निवासी हैं, छोटे पट्टे साइज बताइए। साइज 5 हेक्टेयर वाला जो साइज है, 5 हेक्टेयर के अंदर, हाँ, कि कम से कम 5 हेक्टेयर साइज वाला जो है उत्तराखंड के लोगों को दे दीजिए। ठीक है। लोगों ने अप्रोच किया कि भाई ये खनन है तो हमारा संसाधन, तो इससे हम कुछ पैसा कमा लेंगे। तो कोर्ट के डायरेक्शन के बाद ये नियमावली आई है कि भाई जो है हमारे पहाड़ के जो मूल निवासी हैं उनको कुछ तो फायदा हो, तो उनके लिए नियमावली निकाली गई है। अब इसमें मूल निवास जो आप कह रहे हैं, मूल निवास 1950 जो प्रमाण पत्र है वो तो आज की डेट में निर्गत ही नहीं होता है। लेकिन इसका क्राइटेरिया ये निकाला गया है कि अगर हम अपना भूमि का कोई खाता खतौनी निकाल के अपने पहाड़ी जनपद से ले आएंगे
और उसको चेक किया जाएगा तो उससे उससे स्थायी निवासी मानते हुए हमें मूल निवासी मान लिया जाएगा कि मैं बाहरी प्रदेश से नहीं आया हूँ, मैं इसी मेरे बाबा दादा के जमाने से जो है हम लोग पुश्तैनी हैं हम लोग, तो इसको मूल निवास फिलहाल आप इस तरह से मान लीजिए। हालांकि धामी गवर्नमेंट तो अब जो है 1 साल में भी स्थायी निवासी बनाने का प्रोविज़न यूसीसी में आ ही रहा है, तो अब आप और मैं भी जो है उसी कैटेगरी में जो लिव इन से जो बच्चा पैदा हो जाएगा तो वो 1 साल बाद आपके और मेरे समकक्ष हो जाएगा, क्योंकि वो भी स्थायी होगा और हम भी स्थायी होंगे। और उसके बाद धामी जी एक भू कानून भी ला रहे हैं, तो वो किसके लिए ला रहे हैं, तो भगवानी मालिक है, क्योंकि यहाँ तो मूल निवासी कोई है ही नहीं, तो भू कानून आया किसके लिए है। तो इसका भी आप जैसे जो सक्षम पत्रकार हैं जो कड़े सवाल पूछते हैं, कहीं ना कहीं सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। आशुतोष जी 80 पट्टों पर फिर आते हैं, आपने पूरी कैलकुलेशन बताई 30 की और बाकी ये 80 के 80 पट्टे, क्योंकि मेरा सवाल जो था वहीं पे ही मैं आ जाता हूँ दोबारा, ये सारे 80 पट्टे जो हैं ये 5 हेक्टेयर के अंदर ही थे? बिल्कुल 5 हेक्टेयर से, यानी सारे मूल निवासियों के लिए थे? सारे मूल निवासियों के लिए थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये सारे मूल निवासियों को मिले? हाँ, ऐसा तो कोई प्रश्न मेरे सामने तो नहीं आया, लगभग मूल निवासियों को ही मिले हैं। जो छोड़े गए हैं वो भी मूल निवासी हैं, जिन्हें मिले हैं वो भी मूल निवासी हैं, लेकिन वो भाजपा के नज़दीकी है, नज़दीकी है। लेकिन आपने उनकी कुंडली कहीं ना कहीं निकाली है, उनकी के बारे में आपने जब लोगों ने अपने स्तर पर जांच पड़ताल की है कि वो किसको मिले हैं? ऐसा तो नहीं कि जैसे कि मैं कहीं अप्लाई करता हूं, मुझे टेंडर मिल जाता है और फिर मैंने ही किसी बाईपास करके किसी और कंपनी को टेंडर दे दिया, यानी नहीं, चेहरा तो मेरा है, टेंडर तो मैंने लिया, लेकिन काम कोई और कर रहा है, ऐसा खेल तो नहीं है ये। इसमें जो टेंडर प्रक्रिया में जो जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है वो तो उनके सारे डॉक्यूमेंट लगे हुए हैं, तो अगर वो कहीं से बैक से कोई सपोर्ट आया होगा तो उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन उसमें कोई ऐसा कुछ गड़बड़ मुझे नजर नहीं आया। ऐसे नजर नहीं ऐसा गड़बड़ कोई मुझे प्राइमा फेसी तो नहीं मिला ऐसा कोई गड़बड़। बस आप ये कह रहे हैं कहीं ना कहीं अपने हित कुछ पर्सनल हित इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए कुछ लोगों को बेनिफिट पहुंचाया गया है, लेकिन वो कुछ लोगों को बेनिफिट पहुंचाने के चक्कर में राज्य को लाखों करोड़ों का राजस्व करोड़ों का सैकड़ों करोड़ों का नुकसान कर दिया गया, सैकड़ों करोड़ों का राजस्व का नुकसान हो गया है। अगर ये नुकसान नहीं होता तो शायद बहुत सारी जो विकास योजनाएं जो भी ठप पड़ी हैं, शायद उन विकास योजनाओं पर काम शुरू हो चुका होता और विकास योजनाएं बहुत सी अपने पूरे करने की तरफ भी बढ़ चुकी होती। बिल्कुल आपने सही इसका इंटरप्रिटेशन किया कि भाई अगर सरकार के पास पैसा होगा तो नेचुरली विकास योजनाएं, चाहे सड़क बनानी है, चाहे अस्पताल बनाने हैं, चाहे स्कूल बनाने हैं, चाहे आपने कहीं वैकेंसी निकालनी है, कहीं रोजगार पैदा करना है, स्वरोजगार पैदा करना है, ये पैसा आएगा तभी तो होगा। और ये पैसा किसी के पर्टिकुलर किसी के घर में चला जाएगा, सरकार के खजाने में होगा नहीं, तो फिर कहाँ से होगा। तो हमारा सवाल यही है कि प्रदेश को हमेशा लॉस में दिखाया जा रहा है कि उत्तराखंड सरकार जो है लॉस में चल रही है, वर्ल्ड बैंक से पैसा ला रही है, हमको तो बाहर से पैसा लाने की जरूरत है ही नहीं। अगर इस तरह के लुटेरे अधिकारी इन विभागों में ना बैठे हों तो हमारे पास पैसे की कोई कमी थोड़ा है। ये तो मैं आपको अभी एक खनन का मामला लेके आया हूँ, अभी न जाने कहाँ कहाँ किस किस विभाग में क्या क्या हो रहा है। अब इस पे अन्य लोग भी प्रयास करें। अब ये चीज़ मेरे पास आई है तो मैंने एक टोकन के रूप में जनता के सामने पेश किया है कि दिक्कतें कहाँ पे हैं, प्रदेश जो है दिन ब दिन जो है गर्त में क्यों जा रहा है, इसका खुलासा किया है। और धामी जी से निवेदन किया है मैंने कि भाई आप युवा मुख्यमंत्री हैं, अगर आप इस मामले में पूरी तरह से पाक साफ हैं और वाकई हैंडसम हैं तो इस दाग को आप दूर करें। बस एक सवाल आपसे ले लेता हूँ कि इस बात का आधार क्या है, क्योंकि आपने आरोप लगा दिया कि बीजेपी के नज़दीकी हैं या भाजपा ही हैं जिनको टेंडर दिया गया है। कहीं सरकार कल आंकड़ा प्रस्तुत करे और उसमें दिखाएं, देखिए भाई ये कुछ यूकेडी के भी हैं, ये कुछ कांग्रेस के भी हैं, देखिए अगर और इनको भी दिया गया है। हमारा ये कहना है कि अगर इसमें यूकेडी के होंगे, यूकेडी कांग्रेस को भी, मतलब मैं कह रहा हूँ गैर भाजपा, यूकेडी के भी, गैर भाजपा या कांग्रेस के होंगे तो उन पर भी सवाल खड़े होंगे। हमारे तो पहले तो कोई नहीं है, हमारे यूकेडी का तो कोई नहीं है, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। शिकायत शायद इसी बात की तो नहीं है, सरकार में सवाल आता है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। देखिए हमारा ये कहना है, चाहे यूकेडी का हो या कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, एक प्रॉपर नियम के तहत जो है मैक्सिमम जो लाभ प्रदेश को मिल सकता है उस क्राइटेरिया से इन खनन के पट्टों को बांटा जाना चाहिए, जिससे प्रदेश की जो माली हालत है उसमें सुधार हो, क्योंकि खजाना तो हमारा पूरा खाली पड़ा हुआ है। हमारा ये निवेदन है। और इस पैसे का फिर दुरुपयोग होता है, अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए होता है, चुनाव में पैसा बांटा जाता है, शराब बांटी जाती है। कोई एक नंबर के पैसे तो शराब और पैसा बढ़ता नहीं है, आप समझते हैं। हम लोग जो है ईमानदारी से चुनाव लड़ते हैं और हारते हैं, लगातार हार रहे हैं। कारण क्या है कि ये 2 नंबर का पैसा हम बांट नहीं सकते, शराब हम बांट नहीं सकते। हम चाहते हैं इस पैसे का सदुपयोग हो, ये सरकारी खजाने में जाए
और इसका सदुपयोग होकर जो भी प्रदेश की समस्या है, प्रदेश के युवाओं का जो हित है, इस पैसे से जो है उस हित को देखा जाए। बिल्कुल। और सवाल भी यही है, एक थोड़ा सा आपको दिल्ली लेके चलते हैं। कल दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह हुआ और आपको उत्तराखंड से लेके चलते हैं। उत्तराखंड में भी 2022 में जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ, मुख्यमंत्री धामी को, क्योंकि त्रिवेंद्र रावत सरकार, त्रिवेंद्र सिंह रावत के बाद तीरथ रावत आए, तीरथ रावत को हटाकर पुष्कर सिंह धामी को कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया और उसके बाद चुनाव में भाजपा को उतरना पड़ता है। पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाता है। धामी बेशक चुनाव हार जाते हैं खटीमा से, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री उन्हें बनाया जाता है और कुछ महीने के अंदर चुनाव कराए जाते हैं चंपावत से और धामी को वहां से जीत हासिल होती है। वो बाकायदा मुख्यमंत्री के तौर पर आसीन हो जाते हैं। उसके बाद होती है शपथ, क्योंकि आशुतोष के ही से उठाऊंगा, शपथ होती है। मैं पुष्कर सिंह धामी बिना किसी देश अनुराग XYZ के बिना शपथ लेता हूं और शपथ में यही होता है कि कोई भाई भतीजावाद नहीं करूंगा। बिल्कुल मेरा जो कार्य होगा वो किसी को टारगेट करते हुए नहीं होगा, किसी कोई पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं होगा। मैं अपना काम पूरा ईमानदारी से करूंगा और उसी जो शपथ जो ली जाती है उसी पर सवाल उठ रहे हैं कि खनन का जो टेंडर दिया गया है उस पर पूरी बंदरबाट हुई है, भाई भतीजावाद हुआ है, पक्षपात हुआ है। अब इसके लिए तो सरकार को ही जवाब देना होगा। अगर सवाल उठे हैं तो उनका एक जवाब भी सरकार के पास जरूर होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री धामी के बाद खुद खनन विभाग है। ऐसे में ज्यादा कदा शराब भी उनके पास है, तो ज्यादा कदा शराब और खनन को लेकर जब भी सवाल उठते हैं सीधा सीधा विपक्ष के निशाने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ही होते हैं। और खनन को जो उत्तराखंड में एक ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, भला ऐसे कैसा संभव है कि उसके लिए कोई खरीदार मिला ही नहीं और जो टेंडर का मिनिमम प्राइस था उसी में 30 से ज्यादा टेंडर हाथों हाथ चले गए और सब बगले ताकते रह गए। ऐसे में सवाल उठना भी लाजमी है। ऐसे में सरकार को ही इन सब बातों का जवाब देना होगा। मैं भारत न्यूज लाइव के लिए कैमरा पर्सन शिववर्धन सिंह के साथ अजय नौटियाल। भारत न्यूज लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।